धुआंधार एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ने के बाद बारी आई है प्रादेशिक परिदृश्य। राजस्थान जीके में जो भी करंट अफेयर बनता है उसकी एक एक करके चर्चा करते हैं। बात अगर राजस्थान की आए तो सीएम और राज्यपाल तो सबको याद होने ही चाहिए, है ना। भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल बहुतों को याद नहीं है, याद रखना हरिभाऊ बागड़े, है ना। हरिभाऊ बागड़े राज्यपाल है। शुरुआत करते हैं क्रोनोलॉजी के पहले ही पेज पर। तो यहाँ पर देखिए अभी 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, सबको पता ही है। और यहाँ पर राजस्थान में जिस तरह से देश के अंदर जहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय समारोह भी आयोजित किया जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो ये कहाँ पर आयोजन किया गया, तो अब ऐसा नहीं है कि आप भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में आयोजन किया गया तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के हिसाब से आप इसमें तुक्का लगा दे, ऐसा नहीं है। ये है जो उदयपुर में आयोजित किया गया, है ना। पूछ सकते हैं 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया। यह हमारे प्यारे उदयपुर में इसका आयोजन किया गया, है ना। बाकी इसमें जो हुआ है, मतलब अलग अलग विभाग, अलग अलग जिलों की विभिन्न झांकियाँ आई हैं। यही चीज़ आपने दिल्ली में जब गणतंत्र दिवस मनाया गया राष्ट्रीय स्तर का, उसमें भी अलग अलग झांकियाँ देखने को मिली थी, है ना। तो देखिए झांकी का यहाँ पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वालों को झांकियों को अवार्ड वगैरह भी दिया जाता है। तो उतना उसमें याद रखने की वाली बात नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर इतना गहराई से इम्पोर्टेंट नहीं बन पाता। इसमें बस इतना याद रखना है कि कहाँ पर आयोजन किया गया, उदयपुर। बात खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो हैं हाल ही में युद्ध सेवा मेडल किन को सम्मानित किया गया जिनका संबंध राजस्थान से है। तो वो हैं मेजर जनरल सुरेश भंबू। उल्टा पूछ सकता है कि मेजर जनरल सुरेश भंबू को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। और ये किससे बिलोंग करते हैं, ये असम राइफल के महानिरीक्षक है ना। तो इनको यहाँ पर युद्ध सेवा मेडल है जो प्रदान किया गया है। अब कब प्रदान किया गया, वही अभी जो राष्ट्रपति जी के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में पूर्वांत में 25 जनवरी की घोषणा की गई थी और अभी इनको दिया गया है। और बस इसमें इतना याद रखना है, क्योंकि देखिए अगर आप एक एक विस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत ही हमें जो इम्पोर्टेंट बनता है उसी को मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। अब देखिए एक है मानक अलंकरण समारोह। ये इसमें ये किससे संबंधित है भाई, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार दिया जाता है मानक अलंकरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सीधा सवाल आता है। तो इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार जब ये दिया गया था तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। और अलग अलग प्रतिभाओं को ये सम्मान दिया गया, है ना। तो अब इसमें देखिए 2022 का भी दिया हुआ है, 2023 का भी है, लेकिन आपको लेटेस्ट के हिसाब से 24 का याद रखना है। मानक अलंकरण पुरस्कार 2024 के लिए किन को दिया गया, तो वो हैं महावीर शर्मा जो कि दैनिक भास्कर से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर दिया गया है। बस यही याद रखना है। मानक अलंकरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता में दिया जाता है। इसका आयोजन इस बार कहाँ पर कर दिया, जयपुर के अंदर आयोजन कर दिया। और 2024 का किन को दिया गया, महावीर शर्मा को दिया गया। बस बढ़ते हैं अगला सवाल, वो है एजुकेशन रिपोर्ट। भाई किसने जारी की है भाई एजुकेशन रिपोर्ट, है ना। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 इनको यहाँ पर जारी किया गया। तो किन के द्वारा जारी किया गया, तो यह है डॉक्टर माधव चौहान और सुश्री फरीदा
लांबे, इनके द्वारा ये रिपोर्ट है जो जारी की गई। बस इसमें पूरे देश भर में अलग अलग जिलों में, गांवों में शिक्षा के स्तर को यहाँ पर देखा गया, कितना सुधार हुआ, किस आयु के बच्चों में कितनी शिक्षा को लेकर सुधार हुआ, इन सब के यहाँ पर आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर एक एक आंकड़ों को, इसमें कोई भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये देखना है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट किन के द्वारा जारी की गई, माधव चौहान और फरीदा लांबे के द्वारा इसे जो लॉन्च किया गया, मतलब जारी किया गया, बस यही बात है। बाकी इसमें बहुत ही डीपली इतना आंकड़ा है कि पूछता भी नहीं है, बाकी इतना आंकड़ा याद भी नहीं रखा जाता है ना। अभी देखिए, जो हाल ही में जो राष्ट्रपति जी के द्वारा पद्मश्री अवार्ड पुरस्कार दिया गया, तो जो पद्मश्री अवार्ड में हमें पुरस्कार और सम्मान वाला जो परिदृश्य पढ़ेंगे उसमें हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें हमें उन क्योंकि हम राजस्थान करंट अफेयर की बात कर रहे थे, हम उन हस्तियों के बारे में बात करेंगे जिनका जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो इसमें जो हमें 3 नाम देखने को मिलता है, तीनों नाम की बात करें तो वो है सीन, काप, निजाम। इनको है जो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया, शिक्षा और साहित्य। दूसरा इसमें नाम आता है वेदनाथ जी महाराज, तो यह है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में इनको दिया गया। तीसरा नाम आता है वो है बतूल बेगम, है ना। इनको भी यहाँ पर ये किस क्षेत्र में दिया गया, बतूल बेगम को, तो वो हैं कला के क्षेत्र में इनको दिया गया, है ना, कला के क्षेत्र में। तो तीनों याद रख लेंगे। जो इनका नाम है सीन, काप, निजाम, शिक्षा और साहित्य हो गया। इनका नाम है वेदनाथ जी महाराज, आध्यात्म क्षेत्र में। इनका नाम है बतूल बेगम, कला के क्षेत्र में। बस 3 नाम तो याद रखना है आपको। बाकी इसमें इनका एक एक विस्तार दिया गया है, इनके बारे में संपूर्ण, उतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बढ़िया से बनता है मैं बता देता हूँ। बस इसमें 3 नाम याद रखना, सीन, काप, निजाम, वेदनाथ जी महाराज, बतूल बेगम, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो है पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए हाल ही में कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। अभी ये बहुत सारे जिलों में जहाँ चुनाव मतलब उपचुनाव हुए उनको बारे में है, तारीख याद रख सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास, मतलब करंट अफेयर की दृष्टि से छोड़ देते हैं इसको, कुछ खास नहीं है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल में, वो है राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर युवा सांसद। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये पहल चलाई गई, क्या पहल है कि युवा सांसद कार्यक्रम चलाया गया, युवा संसद पहल चलाई गई। तो इसमें जो आयोजन किया गया, इनकी मतलब अध्यक्षता में ये पहल चलाई गई, ये याद रखना। तो वासुदेव देवनानी ये जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, तो इनकी ही पहल पर युवा संसद कार्यक्रम चलाया गया, तो इसको याद रखना है। ये भी घूम फिर के बनता है कि मतलब कि युवा संसद कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया, तो राजस्थान में चलाया गया, है ना। ये भी थोड़ा सा घूम फिर के सवाल बनता है। इसका आयोजन वगैरह किया, तो उसको देखिए, थोड़ा सा इसको आपको जनरल नॉलेज के लिए इसमें क्या उद्देश्य रखा गया, ये घूम फिरा के ये है क्या, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो क्या है कि युवा संसद का उद्देश्य है कि भाई पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाना है, प्रकृति संसाधन पारिस्थितिक तंत्र के प्रति जागरूकता करना है, बस पर्यावरण और प्रकृति के लिए जागरूक करना है, बस यही है युवा संसद कार्यक्रम, जो कि वासुदेव देवनानी की पहल पर चलाया गया राजस्थान के अंदर।
ये भी बनता है। ये भी याद रखना है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी है जो इस अध्यक्ष है। हो गया काम इस सवाल का। तो बढ़ते हैं अलग सवाल में, तो वो हैं अगले पेज पर। देखिए यहाँ पर मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में किसको पहला पुरस्कार मिला? राजस्थान प्रदेश को इसमें जो पुरस्कार मिला है ना। बाकी देखिए इसमें थोड़ा सा जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं कि इस उपलब्धि वो उड़ीसा में कोणार्क के केंद्रीय खान मंत्री, ये भी याद रखना, केंद्रीय खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। और मुख्यमंत्री बने हैं उड़ीसा की मोहन चरण मांझी नए ने इन्होंने इस पुरस्कार को प्रदान किया। तो याद क्या रखना है कि मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में किन को पहला पुरस्कार मिला? तो राजस्थान को जो पहला पुरस्कार मिला। बस बाकी इसमें उपलब्धि के बारे में अलग अलग देश भर में कितने मायने कितने रिलीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आता है बहुत ही अच्छा सवाल, मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है, किससे है? तो वो एक पैराशूटर हैं। हाल ही में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको अभी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 का अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं कहूँगा, अच्छा याद रखना ही है, किसी न किसी राजस्थान की वैकेंसी में सवाल आना ही है। पैराशूटर जिनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिया गया निम्नलिखित में से हैं, तो क्या हैं? मोना अग्रवाल हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया और पैराशूटर। बाकी इनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, कहाँ कहाँ इन्होंने कितना स्कोर हासिल किया, कितने मीटर के रेंज में इन्होंने कितना कौन सा पुरस्कार जीता, वो सब आप इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखना इसका संबंध पैराशूटर खेल से है। हाल ही में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया 2024 का। 2024 की जगह 25 का मत कर देना, है ना, ये याद रखना है। अभी देखिए राजस्थान हाई कोर्ट में 3 नए जज मिले। जब बात हाई कोर्ट की आ गई, 3 नए जज, तो अब जब 3 नए जजों को आपको अगर नाम याद रख सकते हैं तो आपको मुख्य न्यायाधीश का नाम तो पता होना ही चाहिए। बताइए भाई, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मैं आपको बता देता हूँ, वो हैं M श्रीवास्तव। याद रह जाएगा ना ये नाम, M श्रीवास्तव है जो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये नाम तो आपको याद रहना ही चाहिए। अब जब ये नाम याद रहेगा तो अगला स्टेप ये है कि हाल ही में जो 3 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं उनके नाम भी हम देख लेते हैं। वो है चंद्रशेखर शर्मा। तो भाई अब जब 3 न्यू न्यायाधीश नियुक्त हो गए तो टोटल अभी कितने न्यायाधीश की संख्या होगी? तो 33 है जो अब टोटल न्यायाधीशों की संख्या हो गई है ना। और ठीक है, बस और क्या देखना है इसमें, ये तो है। सबसे बड़ी बात है मुख्य न्यायाधीश का नाम तो बोलना ही नहीं है, M श्रीवास्तव। बाकी तीनों नाम तो याद रखने हैं, चंद्रशेखर शर्मा, परमिल कुमार माथुर, चंद्र प्रकाश श्रीमाली, राइट। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, वो हैं किस राज्य में एग्री स्टेट योजना लागू की जाएगी? वो हैं राजस्थान में लागू की जाएगी। और सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर अभी बजरंग सरकार को बने हुए 1 साल हुए ना, इस बात पर सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। तो एग्री स्टेट योजना कहाँ से शुरू की जाएगी? सीकर जिले से शुरू की जाएगी, है ना। और जब ये योजना किससे संबंधित है तो इसके नाम में ही दिख रहा है भाई, एग्री स्टेट है तो एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है,
सीधी सी बात है, कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की योजना है। बस ये याद रखना, सिक्कर से इसकी शुरुआत की गई है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल के। हाल ही में 2025 का राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर में आयोजित किया गया। जयपुर के जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और याद रखना है कि भाई जब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस इन 12 जनवरी के दिन ही मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसको आपको बोलना नहीं है। तो इस बार का राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मनाया गया। इसकी थीम बहुत लंबी है पर थोड़ा सा याद रख लेते ताकि ऑप्शन में देखते याद आ जाए। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, ये जो इसकी थीम रखी गई है ना। बस हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य में लू तापघात नाम की विशेष आपदा घोषित की गई? भाई लू कहाँ चलती है? राजस्थान में तो लू चलती है। गर्मियों में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। तो किस राज्य में लू तापघात प्राकृतिक आपदा घोषित की गई है? राजस्थान में घोषित की गई है ना। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो भाई जिन आदमियों को लू लग जाती है, बोले तो लू तापघात से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को भारत सरकार के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के मानदंडों के अनुसार मानकों दरों के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी, है ना। बस इसमें भाई ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिफिकल्ट वाली बात है या कुछ ऐसा कोई डिफिकल्ट सवाल है। बस इतना ही याद रखना है, भू तापघात प्राकृतिक आपदा किस राज्य में घोषित किया गया? राजस्थान में घोषित किया गया। बस राजस्थान जीके का ही सवाल है, राजस्थान ही क्लिक करना और हम खुद भी राजस्थान से ही है। बस क्या ही दिक्कत है। यहाँ एक अच्छा सवाल बनता है कि जो इंडिया जीके में इंडिया करंट जीके पढ़ते हैं उनमें भी किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नव प्रसारक नीति की घोषणा की है? बहुत ही अलग टाइप का सवाल कह सकते हो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए। तो किस राज्य ने? राजस्थान राज्य ने इनके लिए नव प्रसारक नीति लागू की गई। अब भाई इसमें क्या है, सोशल मीडिया वालों को क्या किया जाएगा यहाँ पर? तो भाई प्रत्येक गांव में और अलग अलग जिला स्तर पर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट किया जाएगा जिनका काम, इनकी 2 श्रेणियाँ बांटी जाएगी, श्रेणी ए और श्रेणी बी। इनका काम होता है कि जो भी सरकार द्वारा योजना चलाई जाएगी ये इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बस यही है नव प्रसारक नीति। और इनमें 2 कैटेगरी में अलग अलग सब्सक्राइबर्स के बेस पर भाई जिनके 7,000 से 1 लाख तक सब्सक्राइबर्स है उनको श्रेणी ए में रखा गया है। 1 लाख से अधिक के सब्सक्राइबर है उनको श्रेणी ए में रखा गया है। और इनको सरकारी योजनाओं को जन जन तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाने का ये काम करेंगे। तो इनको तो याद रखना ही रखना है आप। एक तो ऊपर वाला कि लू तापघात किस राज्य के सरकार द्वारा आपदा घोषित किया गया? राजस्थान के द्वारा। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए किस राज्य में नव प्रसारक नीति को अपनाया गया? तो वहाँ पे राजस्थान का नाम आएगा। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सवाल बनता है कि कहाँ पर आयोजन किया गया? नई दिल्ली के अंदर इनका आयोजन किया गया था। और इसमें है जो विजेता कौन रहा? तो ये किसने जीता? राजस्थान ने इसको जीता। बन गए ना तीनों सवाल यहीं पर।
भाई सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? 2025 का नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। इसमें विजेता कौन रहा? राजस्थान इसमें विजेता रहा। बस याद रख लेना। बाकी राजस्थान में इसने पदक थोड़ा सा डुप्लीकेशन बन जाता है, तो 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीत में इतिहास रचा। तो इसमें राजस्थान ने 3 पदक जीते, कुल 2 स्वर्ण और 1 रजत, है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हम आते हैं इस पेज में आगे। देखिए यहाँ पर एक एक पदक का जोड़ा विस्तार से दिया गया है, जिसको कि इतना खास देखने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखना ना कि इसका कहाँ आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में आयोजन किया गया था और राजस्थान ने जीता 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ टोटल 3 पदक यहाँ पर राजस्थान के रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए एक सुपोषित माँ अभियान योजना एक इनके द्वारा चलाई गई थी। तो एक जो ओम बिरला के द्वारा यह शुरू की गई थी। इनको कब शुरू किया गया था? कि बहुत ही अच्छी योजना है, याद तो जरूर आपको रखना है। ये 2020 में इनको शुरुआत की गई थी ओम बिरला जी के द्वारा। और ये इनको कहाँ पर शुरू की गई? तो वहीं से जहाँ से ओम बिरला जी का संसदीय क्षेत्र है, कोटा और बूंदी, वहीं से इस अभियान का शुरू किया गया है, सुपोषित माँ पोषित योजना। तो अब इस योजना का जो तीसरा चरण का शुभारंभ किया गया, इसी सेम योजना का ही। तो इनमें जो शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? भाई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा इनके जो शुभारंभ किया गया। तो अब यहाँ पर इस योजना में क्या होता है, क्योंकि थोड़ी इम्पोर्टेंट बनती है योजना, चर्चा में भी रही है, तो इस वजह से थोड़ा इसमें उद्देश्य क्या है इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना है। तो क्या है कि सुपोषित अभियान को संचालित करने का उद्देश्य गरीब एवं वंचित वर्ग में गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण, स्वास्थ्य सुधार, सुरक्षा प्रदान करना, यह है जो इसका मुख्य उद्देश्य है ना। और इनके लिए अभावग्रस्त परिवारों के लिए 1500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट भी प्रदान किए जाएंगे, है ना। तो समझ गए ना आप। भाई सुपोषित योजना कहाँ पर शुरू की गई? कोटा बूंदी में शुरू की गई। इसकी पहली बार शुरुआत 2020 में की गई थी और हाल ही में इसका तीसरा चरण का शुभारंभ किया। किनके द्वारा? ओम बिरला जी के द्वारा और दिया कुमारी जी के द्वारा, उप मुख्यमंत्री है जो कि। बस यही तो बात है। तो देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ रहा, 2020 में इनको पहली बार शुरू की गई थी ओम बिरला जी की अध्यक्षता में, इनके ही लोकसभा क्षेत्र कोटा बूंदी में। अगला सवाल आ जाता है कि भाई वर्षा जल को सहेजने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का संचालन किस राज्य में किया गया? राजस्थान में इसका संचालन किया गया। और इसकी शुरुआती स्तर पर सबसे ज़्यादा कहाँ ध्यान दिया जाएगा? तो ये वाले जो राज्य हैं इनमें यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। इतना गंभीरता से इसको याद रखने की कि भाई कौन कौन से राज्य हैं। बस ये याद जरूर रखना है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का संबंध किस चीज़ से है, इसमें क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आएगी, तो उसमें आपको किस पर क्लिक करना है कि राजस्थान में वर्षा जल संचय। बस ये 3 शब्द याद रख लेने हैं, वर्षा जल संचय। इस परंपरा को पुनर्जीवित करना, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, स्टोर करना, वही है कर्म भूमि से मातृभूमि, है ना। और ये जो किससे प्रभावित है बोले तो किससे, तो ये जो प्रधानमंत्री की जो कैच द रेन संकल्पना से प्रेरित है ना। आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। वो हैं लोकायुक्त ने 36वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया। इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए हाल ही में कितनवा लोकायुक्त प्रस्तुत किया गया? तो वह 36वां लोकायुक्त प्रस्तुत किया गया। लोकायुक्त राजस्थान न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा ने 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 अवधि का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को 1 जनवरी 2025 को प्रस्तुत किया।
बस ये याद रखना कि हाल ही में कौन सा कितवा नंबर का लोकायुक्त प्रस्तुत किया गया, वो है 36वां लोकायुक्त प्रस्तुत किया गया, है ना। बस बाकी इसमें कितनी शिकायतें हैं, कितने पारिवारिक विवाद है, परिवाद हैं, इसमें क्या है याद रखना, है ना। ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं कहीं सवाल कितना पारिवारिक आते हैं, है ना। बस 36वां लोकायुक्त है। अब यहाँ पर देखिए हाल ही में महिला बटालियन का गठन कहाँ पर किया गया, कहाँ पर, तो 3 जगहों पर महिला पुलिस बटालियन गठित की गई। तो वो है अलवर, सीकर और बाड़मेर। इनमें है जो महिला पुलिस बटालियन का है जो गठन किया गया। और देख थोड़ा अगर इतिहास में जाए तो पहली बार महिला पुलिस बटालियन का गठन कब किया गया, तो हिस्टोरिकल फैक्ट में आते हैं तो 2008 के अंदर महिला बटालियन हाड़ी रानी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय अजमेर में है। तो ये है जो उस समय पहली महिला बटालियन का गठन किया गया, और अब 3 और महिला बटालियन का गठन कर दिया गया है। तो टोटल अब 4 महिला पुलिस बटालियन बन चुकी है। तो ये ज़रूर याद रखना है कि कौन कौन से में, तो अलवर, सीकर और कहाँ गया भाई, वो मिस कर दिया हमने ना। अलवर, सीकर और बाड़मेर में जो गठन किया गया है ना। देखिए अगला आता है, हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया, तो जयपुर के अंदर इनका आयोजन किया गया फिल्म फेस्टिवल। और इसमें कौन सी बेस्ट फिल्में रही, कौन से बेस्ट डायरेक्टर रहे, इन अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में, इनके बारे में हम याद रखें। तो देखिए इसमें जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किनको दिया गया, तो मेड इन पैराडाइज, इनके निर्देशक कौन है, अनिरुद्ध दास। तो मेड इन पैराडाइज है, इनको यहाँ पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किनको दिया गया, तो अनसुनी चिके, इनको यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया। और फिल्म की बात करें, पार्थ सारथी महंत का इनके द्वारा ये जो निर्देशित की गई, इनको यहाँ पर सॉरी एक्चुअली फिल्म का ही नाम है अंशु चिके फिल्म है। इस फिल्म का जो डायरेक्टर, उनको यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड यहाँ पर दिया गया। बाकी अगर एक बेस्ट एक्टर, लीडिंग रोल, एक्ट्रेस लीडिंग रोल, इतना गया कि इसमें आवश्यकता नहीं है। और बाकी ये तो याद रखने है कहाँ पर आयोजन किया गया, जयपुर में इसका आयोजन किया गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, तो वो है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप। तो भाई कितने नंबर की थी, 69वें नंबर की थी। और पूछ लेगी 69वें नंबर की सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और इसमें 2 अलग अलग विजेता रहे, जैसे पुरुष वर्ग में अलग विजेता है, महिला वर्ग में अलग विजेता है। तो महिला वर्ग में इसमें विजेता की बात करें तो भारतीय रेलवे इसमें महिला वर्ग में विजेता हैं। पुरुष वर्ग में विजेता की बात करें तो केरल इसमें पुरुष वर्ग में विजेता है। किसमें, 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जो कि जयपुर में हुई। याद रखना है अच्छे से, कोई इतना डिफिकल्ट वाले सवाल नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जवाब है, केरल ने पुरुष वर्ग में विजेता रहे, और रेलवे ने महिला वर्ग का खिताब जीता है, 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, है ना। अगला वो आता है कि राजस्थान जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी में राजस्थान ने जीते दोनों वर्ग में कांस्य पदक। इतना कुछ खास नहीं है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ नहीं, इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं कि सर आपने क्यों छुड़वा दिया इसको, नहीं आने वाला भाई, कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट है ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, वो है राजस्थान में देखिए वर्क प्लेस रिपोर्ट कि भाई महिलाओं के लिए काम करने के लिए कौन सा शहर है जो
बेस्ट सेफ प्लेस है, मतलब जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्रथम स्थान किसी शहर का आता है तो वहाँ बेंगलोर का आता है। दूसरा स्थान आता है तो उसमें दूसरा स्थान है जो चेन्नई का आता है, दूसरा स्थान चेन्नई का आता है। तीसरा स्थान है जो मुंबई का आता है। चौथा स्थान अगर किसी की बात करें तो वहाँ हैदराबाद। पांचवा है पुणे। देखिए अभी हमें इसको दिखा भी देते हैं, इतना कोई डरने वाली बात नहीं कि सिर्फ हमें तो इतना स्पीड से बता रहे याद नहीं हो रहा है, वो यहाँ बात नहीं है। देखिए हम यहाँ पर बता देते हैं। शीर्ष स्थान पर पहला तो आपको याद रखना है बेंगलुरु, दूसरा चेन्नई याद रखना है, तीसरा मुंबई याद रखना। देखिए इसमें यहाँ पर देखिए ये आ चुका है। प्रथम स्थान पर है बेंगलुरु, दूसरे स्थान पर है चेन्नई, तीसरे स्थान पर है मुंबई और चौथा स्थान पर है हैदराबाद। और अगर राजस्थान की बात करें तो ओवरऑल इंडिया की रैंक में जयपुर का 16 स्थान है, लेकिन सिर्फ राजस्थान की बात करें तो इसे प्रथम स्थान पर है और राजस्थान में ही दूसरे स्थान है जोधपुर। ओवरऑल इंडिया रैंक में बात करें तो 34 पे आता है जोधपुर, है ना। तो ये आपको याद रख लेना है। ये पूरे देश की स्थिति हम बता चुके हैं। अलग अलग 25 देशों में किया गया। और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो इसमें दिल्ली का 8वां स्थान रहा है। टॉप 3 शहर का नाम तो आपको ज़रूर याद रखना ही है। अभी यहाँ पर देखिए कुछ अभी जिलों में संशोधन किया गया, कुछ जिले समाप्त किए गए थे। तो टोटल ओवरऑल इस बार बदल रहे आंकड़े से अगर आप परेशान हो चुके हैं, अब आप आखिरी आंकड़ा इतना याद रख लिए कि अब ये सब होने के बाद अब राजस्थान में कितने पुलिस रेंज हो गए हैं, 7 रेंज हो गए हैं, 2 कमिश्नरेट होंगे। बस ये फाइनल आंकड़ा है, इसको याद रखना है ना। पहले की तरह पहले भी इतने ही तो थे, तब कुछ खास नया याद रखने वाली बात नहीं रही, है ना। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। वो है पत्रिका समूह का पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्याओं पुरस्कार समारोह। भाई इसमें क्या है, अलग अलग कहानी में पहला पुरस्कार किसका दिया गया, कविता में पहला पुरस्कार क्या दिया गया, कुछ खास नहीं बस, ठीक है। अभी देखिए पॉलिटिक्स की बात करें तो राजस्थान में जो 2 राज्य पार्टियां हैं, कांग्रेस प्रथम स्थान पर नहीं, मतलब कांग्रेस है और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। अब ये जो तीसरी पार्टी भी बन गई है जिनको राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान हुआ, वो पार्टी कौन सी है, बीएपी, बोले तो भारतीय आदिवासी पार्टी। और अब इस पार्टी के देखिए एक तो इनके सांसद है और 4 इनके विधायक है ना। सांसद कौन है वो आपको याद थोड़ा रखना ही है। लोकसभा सीट है बांसवाड़ा डूंगरपुर से राजकुमार रोत, ये है जो सांसद है, और 4 है जो विधानसभा में है। तो इस प्रकार अब ये जो भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी है जो तीसरी राजस्थान में राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है ना। अभी यहाँ पर बात करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज होने की बात नहीं, सीधा सा याद रखना। 43वीं नेशनल शूटिंग वॉलीबॉल में राजस्थान कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन हुआ। सीधा याद रखना, 43वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ, उड़ीसा में हुआ। राजस्थान ने क्या जीता, कांस्य पदक जीता है। बस यही इतना इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें देखिए ऐसा कुछ खास है नहीं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, इसको छोड़िए आप, कुछ खास नहीं इसमें। अभी देखिए इनका ना, अब जो व्यक्तियों का जो प्रमुख चर्चित नाम हमारे सामने आए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर वो है विक्रम सिंह राठौड़। इनका नाम हमारे सामने क्यों आता है, वो क्या है, तो देखिए ये है गुमंतु ब्रांड एम्बेसडर है। जो
घुमंतु परिवार हैं जिनका अलग अलग जगहों पर घूम के अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उनको एक जगह अपना मकान बसाने और घर परिवार देने के लिए इनके लिए पहल बनाई गई है, शुरू की इन्होंने। तो बस इतना याद रखना है कि घुमंतु ब्रांड एम्बेसडर किन को घोषित किया गया। आपके लिए बस यही सवाल बनता है, घुमंतु ब्रांड एम्बेसडर किन को घोषित किया गया है? विक्रम सिंह राठौड़ को घोषित किया गया। बस खत्म, इतना हिस्सा ही सवाल है। बाकी इतना एक्सप्लेनेशन की आपके लिए ठीक नहीं है। बाकी जानकारी के लिए तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, इसमें क्या, इसमें भी हमें कुछ खास नहीं है। देखिए, मैं खुद आपको बताने से पहले मैं 2 बार खुद पढ़ लेता हूँ ना, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ, तो वही बात है। अब यहाँ पर देखिए, हस्तशिल्प एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? सीधा हिसाब है, जोधपुर में इसका आयोजन हुआ। बस, हस्तशिल्प एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जोधपुर में इसका आयोजन हुआ। बस इतना सही इसमें याद रखना है, बस और कुछ नहीं इसमें, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर जो चर्चित नाम सामने आता है वो नाम आता है मनीषा चाहर का। अब ये कौन है, क्यों जो चर्चा में है? तो भाई राजस्थान में जो बॉक्सिंग की टीम है, राजस्थान बॉक्सिंग संघ, इनके यहाँ पर इनको जो कोच बनाया गया, कोच के नियुक्त, राजस्थान बॉक्सिंग टीम की कोच नियुक्त किया गया। किनको? मनीषा चाहर को। बस इतना याद रखना है कि हाल ही, अगर पूछे कैसे सवाल बनता है इसका सवाल ऐसे बनता है, हाल ही में राजस्थान बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच के रूप में किन को नियुक्त किया गया? मनीषा चाहर को नियुक्त किया गया। बस इतनी सी बात है। अब अगला चर्चित नाम आता है श्री पिलानी। श्री पिलानी भाई क्यों चर्चित है? तो इन्होंने एक स्वदेशी एलईडी चिप बनाई। एलईडी चिप जो मशीनों में यूज की जाते हैं ना, एलईडी चिप, तो इस वजह से ये जो है चर्चित है। तो मतलब इनको एक वैज्ञानिक कह सकते हैं आप। तो सेमीकंडक्टर चिप इन्होंने जो बनाया है, स्वदेशी एलईडी चिप का निर्माण करने में इन्होंने सफलता हासिल की है, इसलिए इनका नाम चर्चित है, श्री पिलानी, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, वो है IYC। इसमें बस ये जो समिति बनाई गई है, इसमें बस इतना गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस ये याद रखना है, IYC राज्य एपेक्स समिति बनाई गई है। इसमें अध्यक्ष कौन है? तो इसमें जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी, वही है जो इनके मुख्यमंत्री है। बस इसमें भी इतना ही याद रखना है। अभी देखिए, यहाँ पर एक सड़क सुरक्षा माह का अभियान चलाया गया है, आयोजन किया गया। तो इनकी तारीख आपको याद रखनी है, 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के बीच राजस्थान में जो प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल बनता है कि राजस्थान में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो पूरा जनवरी महीना आ जाता है, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, ये इसमें याद रखना है। बाकी कंवरलाल चौहान का नाम इस बात में आता है कि अभी जो है, जो इन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था दिल्ली के अंदर, भारत पर्व 2025, जिसमें ऐतिहासिक कलाकार आते हैं, वो अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें जो इन्होंने बहुत ही मतलब एक अद्भुत करके दिखाया है। क्या अद्भुत करके दिखाया हुआ कंवरलाल चौहान जी ने। तो इन्होंने जो 7 फुट लंबी मूंछों का इन्होंने प्रदर्शन किया। इनके जो मूंछें जो 7 फीट लंबी मूंछें हैं, तो इस वजह से इनको है जो यहाँ पर चर्चित रहे हैं, इन्होंने जो आकर्षण का केंद्र रहे हैं। तो 7 फुट लंबी मूंछे वाले व्यक्ति कौन है? कंवरलाल चौहान। अब आते हैं, वो हैं मरु उड़ान अभियान। ये तो हम पिछले कन्नौज में पढ़ चुके हैं भाई। ये जो बाड़मेर की जो जिला कलेक्टर टीना डाबी, उनके द्वारा वहाँ पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया था बाड़मेर के अंदर, मरु उड़ान। तो वही का है, बस
बाकी इसमें देखिए, जब महिला सशक्तिकरण के लिए और मरु उड़ान कार्यक्रम के तहत की बात की जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी इसमें चर्चा आ जाती है। तो इनको आप अतिरिक्त फैक्ट के रूप में याद रख लेना कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। हरियाणा से इसकी 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत की गई थी। अभी यहाँ पर खादी फेस्ट बोले तो कार्यक्रम या फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो तारीख इतना डीपली इसमें याद रखने की जरूरत नहीं। 20 जनवरी से 3 फरवरी को आयोजित किया गया। बस खादी को बढ़ावा देने के लिए है ये। अब देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा याद रख लेना है कि उल्लास जो मेला है, उल्लास मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। बस इसमें इतना ही याद रखना, उल्लास मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया या उल्लास कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया है ना, ये इसमें है। तो अगले सवाल की तरफ, बाकी इस उल्लास का एक्सप्लेनेशन किया गया जो कि हमारे लिए इतना आवश्यक नहीं है। बस इतना याद रखना है, उल्लास मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। बाकी इसमें भी कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, वैसे तो इम्पोर्टेंट है जो जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट श्रम संबल का आयोजन मतलब किया गया। तो जिस तरह से मरु उड़ान कार्यक्रम चलाया गया था टीना डाबी के द्वारा, IPS वहाँ के कलेक्टर के द्वारा, वैसे ही ये जो राजसमंद के जो कलेक्टर हैं बाल मुकुंद असावा, इन्होंने भी अपने वहाँ पर प्रोजेक्ट श्रम संबल कार्यक्रम चलाया है। तो ये भी थोड़ा चर्चा में रहा है। यहाँ आते हैं इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ, वो है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का शुभारंभ भीलवाड़ा जिले में 18 जनवरी 2025 को आयोजन कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से इसकी शुरुआत की गई। याद रख लेना सीधा, स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई, 18 जनवरी 2025 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। बस इतना याद रख लेना। बाकी उदयपुर बर्ड फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, नाम में ही आंसर छिपा हुआ है, उदयपुर में हुआ। अब यहाँ पर देखिए, पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा नहीं, नीरज चौधरी का संबंध किस से है, वो एक पर्वतारोही है जो कि अभी स्टेट आइकॉन घोषित किए गए हैं राजस्थान के। तो इसको याद रख लेना है। हाल ही में किन को निर्वाचन विभाग के द्वारा स्टेट आइकॉन घोषित किया गया है, नीरज चौधरी को घोषित किया गया, जो कि क्या है, एक पर्वतारोही है और जल संरक्षण विभाग के अभियंता भी है। ये आपको याद रखना है। अगला अगर थोड़ा चर्चित में नाम आता है तो वो है हर्ष चौधरी। भाई इनको यह क्यों चर्चा में, तो भाई क्या है कि हाल ही में 8वां नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजन किया गया था। इसमें जो कांस्य पदक किसने जीता है, हर्ष चौधरी ने जीता है। भाई इसमें स्वर्ण पदक वाली चर्चा नहीं है, रजत पदक किसने जीता उसकी चर्चा नहीं है। तो कांस्य पदक की चर्चा क्यों है, कांस्य पदक की चर्चा इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और हम जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थान करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो जो राजस्थान से बिलोंग जो करंट जी को बनता है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता, हर्ष चौधरी ने जीता। हर्ष चौधरी का संबंध किस खेल से है, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। ये आपको सीधा याद रख लेना है। और सांबर महोत्सव, सांबर नाम से पता चल रहा है, बस सांबर झील में इसका आयोजन किया जाता है जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होता है ना। अभी एक इम्पोर्टेंट योजना आएगी, वो है लाडेसर अभियान। इसमें आपको याद रख लेना है इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो इसकी लाडेसर अभियान की शुरुआत जयपुर से इसका जो आयोजन किया गया। ये इसको इसमें याद रखना। भाई थोड़ा सा अगर पूछे कि किन के संबंधित है तो भाई कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के लिए ये अभियान चलाया गया है। कहाँ से चला गया है, जयपुर से। कौन सा अभियान, लाडेसर अभियान चलाया गया है ना। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है।
है ना। बाकी इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मनीषा चंद्रा नाम कहाँ आएगा, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये रहा मनीषा चंद्रा। अभी देखिए ये चर्चा में क्यों है भाई मनीषा चंद्रा, तो इनको है जो हाल ही में भारतीय राजस्व सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मनीषा चंद्रा को मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है ना। तो हाल ही में किन को मुख्य आयकर आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया, तो मनीषा चंद्रा को नियुक्त किया गया है ना। बाकी ये उष्ट महोत्सव ऊंट से संबंधित है। उष्ट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, बीकानेर में इसका आयोजन किया गया। ऊंट और कैमल से संबंधित होता है, उष्ट से ही आंसर इसमें छिपा हुआ रहता है बस, बाकी इसमें कुछ नहीं। बाकी देखिए वन लाइनर है जो कि हम बस अभी जो पढ़ा है उसी में वापस घुमा फिरा के रहता है। बाकी देखिए अगर मैं चाहूँ तो 2 पेज का जो ये वन लाइनर क्वेश्चन है इनको भी इसी में कवर कर सकता हूँ, बाकी ताकि ये ख़त्म हो जाए। लेकिन ऑलरेडी वीडियो जो 40-45 मिनट का हो चुका है, तो मैं जो वन लाइनर जो क्वेश्चन मतलब ये हैं इनको मैं एक अलग वीडियो लेके आ जाऊँ, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो थोड़ा बोर हो जाता है और एक साथ इतना सारा दिमाग में कैच भी नहीं होता है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम यहाँ पर वन लाइनर जो कि मंथली रिव्यू बनता है राजस्थान करंट जीके का, उसमें हम पढ़ लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए जहाँ पर आपको इस कनोलॉजी की PDF मिल जाएगी। थैंक यू। बाकी इसमें लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट नोट्स की PDF बना कर लेके आऊँगा जिसमें पूरी कनोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनको लिख दूंगा, ताकि आपको ये लगभग 60-65 पेज की जो कनोलॉजी पूरी पढ़ने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं 7-8 पेज का। तो एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, पढ़ने में आसान हो जाएगा है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।